नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृत की विशेषताएं पार्ट 3 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के परीक्षा में महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण निम्न काल के प्रमुख उपकरण हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मध्य पाषाण काल। लघु पाषाण उपकरण जो है किस काल के प्रमुख उपकरण या किस काल की विशेषता है? यह मध्य पाषाणिक संस्कृति की विशेषता है, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं और इस काल को जो है सूक्ष्म उपकरणों का काल कहा गया। भारत में 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल का, मैंने आपको बताया है, C.L. कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र से सबसे पहला मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। इसमें विकल्प ए है निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल को जो है चापर चापिंग पेबुल संस्कृत, ठीक, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत, सोहन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण को जो है हम लोग फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। लौह युग जो है यह नवपाषाण काल के जो है पश्चात दक्षिण भारत में आया था, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा प्रश्न है, किस हड़प्पा संस्कृत स्थल से वस्त्र के साक्ष्य होना चाहिए था, यहाँ पर 7 हो गया है, साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पे जो वस्त्र लिखा हुआ तो सूती वस्त्र के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। वहाँ से जो है 2 उस्तरों में लिपटे हुए सूती वस्त्र, लाल रंग का सूती वस्त्र है और लाल रंग का सूती वस्त्र, और जो है मोहनजोदड़ो से ही जो है धागा, सूती धागा भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वस्त्र के साक्ष्य अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हमारा सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पे अवस्थित है यह? तो वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से अन्नाकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पाशुपत शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यह प्रमुख साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ देखें राजस्थानी भाषा में तो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। 1961 में बीबी लाल के द्वारा ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से अलंकृत ईंट, अग्निकुंड, युग्म समाधान, पेड़ के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प भी हमारा है लोथल। लोथल कहाँ पे अवस्थित है? लोथल जो है गुजरात में अवस्थित है और 1954 में इसकी खोज जो है आर्यन या रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और यहाँ का जो मुख्य साक्ष्य है वह है गोदीबाड़ा का साक्ष्य है। फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कथा जैसा कुछ सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है, मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो यह जो है लोथल से कुछ प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प सी है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया सैंधव स्थल था। कहाँ पे है? यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर अवस्थित है। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रावी नदी के किस तट पर अवस्थित है हड़प्पा? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य, तरबूज के बीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
और यहाँ से एक ऐसा जो है एक ऐसी मोहर मिली है, उस पर जो चित्र बना हुआ है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति बनी हुई है, ठीक है, जो मातृ देवी के उपासना से संबंधित है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन पाली साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो विकल्प बी, निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन पाली साहित्य में महावीर स्वामी जो है निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रकार विवाह में कन्या शुल्क की शर्त होती थी? कन्या शुल्क की शर्त जो है किस प्रकार के विवाह में होती थी? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है, आसुर विवाह। आसुर विवाह में जो है कन्या शुल्क की शर्त होती थी। इसमें जो है कन्या का पिता या अथवा संबंधी जो है धन लेकर कन्या का विवाह करते थे, जिसके कारण जो है यह निकृष्ट विवाह माना जाता था, क्योंकि सभी शास्त्रकारों ने जो है कन्या मूल्य लेकर विवाह करने को जो है निषेध बताया है। यह हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नियमों के अनुसार नहीं है। विवाह जो है कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, तो इसको जो 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह। जो प्रशस्त विवाह है उसमें ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजापत्य हैं, 4 विवाह आते हैं। और जो अप्रशस्त विवाह है उसमें आपका है आसुर विवाह है, पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है, ठीक है, और एक आसुर, पैशाच, राक्षस, एक विवाह कोई और है, ठीक है। तो यह जो है कुल 8 विवाह होते हैं, और यह जो अप्रशस्त प्रकार का विवाह होता है यह निकृष्ट माना जाता है, यह निकृष्ट माना जाता है। विकल्प भी है पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह जो है सबसे निकृष्ट प्रकार का विवाह माना जाता था। इसमें जो है जैसे कोई अचेत सोती हुई पागल या मदमत, ठीक है, कन्या के साथ जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती संभोग करता था तब पैशाच विवाह संपन्न होता था। विकल्प सी है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें कन्या का पिता जो है कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करो। विकल्प डी है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आता था। इसमें कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता था और तत्पश्चात विवाह किया जाता था। इसे छात्र विवाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो है क्षत्रियों में यह विवाह ज़्यादा होता था। मान लीजिए किसी राज्य पे उन्होंने विजय प्राप्त की तो वहाँ के स्त्रियों को बलपूर्वक अपहर लाते थे और जबरदस्ती शादी करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है कुछ काल दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ महिलाओं के नाम दिए हुए हैं, तो हमें उनका मिलान करना है कि कौन सी महिला किस काल से संबंधित है। तो वैदिक काल, तो वैदिक काल में जो है अपाला, वैदिक काल से संबंधित महिला है अपाला। अपाला को जो है वैदिक मंत्रों का सृष्टा भी, ऋग्वैदिक मंत्रों का सृष्टा भी माना जाता है। उपनिषदिक काल में आइए तो गार्गी का नाम आएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध काल में आइए तो सुजाता का नाम प्राप्त होता है। सुजाता एक शूद्र कन्या थी जिसने महात्मा बुद्ध को जो है खीर खिलाया था। और विकल्प डी है मौर्य। तो मौर्य में कारवाकी का नाम आएगा। अशोक के अभिलेखों में उसके एकमात्र रानी का जो उल्लेख प्राप्त होता है उसका नाम कारवाकी है, उसका नाम कारवाकी है। और उसके एक पुत्र का नाम तीवर था। तीवर और कारवाक का उल्लेख अशोक के अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों में उसके एकमात्र रानी का उल्लेख हुआ, वह रानी कौन सी है? तो यह रानी कारवाकी ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प जो है हमारा, कौन सा आंसर सही है। तो पहला है वैदिक काल में, ए में 2 आ जाएगा और बी में आ जाएगा आपका 3 और सी में आपका आ जाएगा 1।
एक सेकंड, थोड़ा सा आंसर। वैदिक काल में आइएगा आप तो आपका आ जाएगा 2, और उपनिषद काल में आ जाएगा 3, 2, 3, और बौद्ध काल में आ जाएगा सुजाता का नाम 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 विकल्प पे आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासन का मुख्य या ग्रामीण या ग्रामिक प्रायः किस वर्ण के होते थे? तो यह क्षत्रिय वर्ण के होते थे। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय में श्रेणी संगठन के प्रमुख की संज्ञा होती थी? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, ज्येष्ठक कहा जाता है। जो श्रेणी संगठन होते हैं उसके जो मुखिया होते थे उनको ज्येष्ठक के नाम से जाना जाता था। और कभी कभी हम लोग उसको सार्थवा लगा देते हैं। सार्थवा जो व्यापारियों का जो काफिला चलता था उसे हम लोग सार्थवा के नाम से जानते हैं। व्यापारियों के काफिले को सार्थवा और श्रेणी संगठनों के प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत संपन्न हुई थी? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और 400 BC में या 400 BC के आसपास जो है यह जैन संगीत संपन्न हुई थी। और इसी जैन संगीत में जो है 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंगों का संकलन हुआ था। साथ ही साथ जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो है ये श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र से संबंधित था और दिगंबर जो है भद्रबाहु से संबंधित था। ठीक है, और जो द्वितीय 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, तो द्वितीय जैन संगीत कहाँ पे हुई थी? द्वितीय जैन संगीत विकल्प सी मान लिया जाएगा, वल्लभी में हुई थी। द्वितीय अगर यहाँ पे पूछा जाए तो वल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि गण क्षमाश्रमण। देवर्धि गण या कभी कभी इसको लिखा मिलता है क्षमा शर्मण। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है जैन साहित्य का पूर्ण रूपेण संकलन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस गणतंत्र राज्य के साथ युद्ध किया था? विकल्प डी हमारा सही आंसर है, वज्रराज था। वज्र गणराज्य था। ठीक है, वज्रराज था और वह बहुत ही मजबूत, ठीक है, बहुत ही जो है मजबूत गणराज्य था। और अजय, एक हिसाब से वह अजय माना जाता था। उस वहाँ पे कोई विजय नहीं प्राप्त करता था। और 8 राज्यों का संघ था। जो वज्र संघ था वह 8 राज्यों का संघ था, जिसमें से आपके वैशाली के लिच्छव, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, ठीक है, वज्र खुदी और उग्र, भोग, इक्ष्वाक, कौरव, ये सभी जो है 8 राज्यों का जो है संघ था। और अजातशत्रु ने जो है मुख्य रूप से वैशाली के लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण करके जो है उनकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। इसके लिए प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस गणराज्य के सर्वनाश के लिए, नाश के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से उपाय मांगा था? तो आपका यही वैशाली गणराज्य ही है। और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि उसका जो है विनाश केवल फूट से ही संभव है। ठीक है, कभी कभी आता है वशस्कर या वशस्कार का नाम पूछ लिया जाता है। तो वशस्कार जो है अजातशत्रु का मंत्री था और इसी को जो है वज्र संघ में फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने भेजा था। रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक 2 हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक अशोक के पाटलिपुत्र के महल का उल्लेख करता है? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर, फाहियान जब भारत की यात्रा पर आया था तो उस पाटलिपुत्र की यात्रा पर गया था और वहाँ पे उसने अशोक के महल को देखा था। और उसने अशोक के महल से इतना प्रभावित फाहियान हुआ था कि उसने कहा इसका निर्माण दैत्यों के द्वारा ही किया गया था। इसका निर्माण दैत्यों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
पुराणों में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सातवाहन वंश के विषय में पुराणों में जानकारी प्राप्त होती है। जो सबसे प्राचीनतम पुराण है, जिसे मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं, तो मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश के विषय में विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता के अधीन विभाग था। तो जो सन्निधाता होता था वह कोषाध्यक्ष को बोलते थे। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है, राजकोष का अधिकारी होता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख है कि आपातकाल में राहत के लिए राज्य ने 2 धान्यागारों की व्यवस्था की थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में यह विवरण प्राप्त होता है कि अगर मौर्य काल में कभी कोई अकाल पड़ता था तो सोहगौरा ताम्रफलक अभिलेख यह गोरखपुर में है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवस्थित है। और एक अभिलेख था महास्थान अभिलेख, यह जो है पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में है। पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में है। ये दोनों ऐसे धान्यागार थे जहां पर आपातकाल से निपटने के लिए पर्याप्त जो है अन्न का संग्रह रहता था। अगर कहीं पे अकाल पड़ता था तो यहाँ से वहाँ पे जो है खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख दोनों इससे संबंधित हैं। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रेणी में या बराबर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, शैलोत्खात गुफाएं किसके काल में निर्मित हुई? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, दशरथ के समय में। दशरथ जो है अशोक का पौत्र था और उसने जो है बराबर के जो नागार्जुनी पहाड़ी है वहाँ पे जो है गोपी लोमर्स और वडथिका इन 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ जो है बराबर की पहाड़ी में अशोक ने भी जो है अपने शासन के 12वें एवं 19वें वर्ष में जो है क्रमशः सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा जो है बनवाई थी और आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद यमन राजदूत हेलियोडोरस ने किसके काल में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? तो हमारा सही आंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है विकल्प मुझे लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि जो हेलियोडोरस आया था वह शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था और वह एक यूनानी राजदूत था जिसने एंटियालकिट्स नामक जो शासक ने उसे भारत में भेजा था। उसने विदिशा के समीप जो है बेसनगर में जो है एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था और अपने आप को वह उसमें वैष्णव धर्म का उपासक कहता है। ठीक है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो सही आंसर है वह है शुंग शासक भागभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो हमारी सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तो सूची फर्स्ट में राजाओं के नाम दिया हुआ, सूची सेकंड में उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो कनिष्क पहला विकल्प है कनिष्क। तो कनिष्क की क्या उपाधि थी? कनिष्क की उपाधि थी देवपुत्र, तो पहला हो जाएगा 2। अशोक, तो अशोक की उपाधि थी देवानाम पी, तो 2 3। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था उसकी उपाधि थी परम भागवत, तो 2 3 4। ठीक, और जो चंदेल था धंग चंदेल था परम माहेश्वर उसकी उपाधि थी, तो 2 3 4 1 विकल्प आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी पट्टनम था, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कावेरी पट्टनम जो है एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और यह संगम काल में चोलों की राजधानी भी थी।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ में शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्ता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी प्रधान महिषी कुबेर नागा की पुत्री थी और इसकी शादी जो है वाकटक राजवंश में प्रवरसेन के साथ हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी कुबेर नागा। पहला विकल्प कुमार देवी, तो कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी थी। ठीक है, विकल्प सी है ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी जो ध्रुव स्वामिनी थी, ध्रुव देवी वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी और दत्त देवी जो है समुद्रगुप्त की पत्नी थी, समुद्रगुप्त की पत्नी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे अवस्थित था? मथुरा में था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने परस प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? तो विकल्प हमारा सही आंसर है, समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्के किस प्रकार के प्रचलित किए थे? परस प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा की पहचान या लांछन है? तो विकल्प डी, तीर्थंकर महावीर के जो लांछन है, जो पहचान है, क्या है? वह सिंह है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पहली सूची में लेखकों के नाम है, दूसरी सूची में उनसे संबंधित पुस्तकों के नाम है। तो कामंदक पहला है, कामंदक, तो कामंदक ने नीति सार लिखा था, तो पहला गया 2। विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, तो 2-1 हो गया। श्री हर्ष जो है गाढ़वाल शासक के समय में था, यह नैषध चरित्र, गोविंद चंद्र गाढ़वाल का मंत्री था श्री हर्ष, तो इसने नैषध चरित्र की रचना की थी, तो 2-1-4। और कृष्ण मिश्र जो है चंदेलों के समय में थे, प्रबोध चंद्रोदय की इन्होंने 2-1-4-3 पर। ठीक है, हमारा सही आंसर 2-1-4-3 विकल्प ही हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास की उस कृति का उल्लेख कीजिए जिसमें उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कालिदास के जो मेघदूत में जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाबित का अर्थ है? तो जवाबित जो है राज्य के कानूनों को कहा जाता था, तो जवाबित राज्य के कानूनों को कहा जाता, तो विकल्प आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध रचना अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर, राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि तेलुगु भाषा में रचा गया है, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञात स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती कि निम्नांकित शासक गंगा जल पीने को प्राथमिकता देता था, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी। हुमायूं के विषय में ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है कि वह गंगा जल पीने को प्राथमिकता देता था। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि इन लोगों को बड़े बड़े घड़ों में रख कर जो है पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंग निम्न में से किसका संग्रह केंद्र है? तो औरंग जो है वस्त्र संग्रह केंद्र को औरंग कहा जाता है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, फराइजी सुधार आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। शरीयत उल्लाह ने जो है पश्चिम बंगाल में जो है फराइजी आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल भारतीय संस्कृत की विशेषताओं से संबंधित 30 प्रश्नों को रखा था। सभी प्रश्न
आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, आगे में जीआईसी एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।